नमस्कार। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और आज तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारत के संविधान के निर्माण की बात चल रही थी, निर्माण के संगठन की, निर्माण कैसे कार्य कर रहे थे, तो उसमें विभिन्न कार्यों करने के लिए विभिन्न समितियों को बनाया गया था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया, क्योंकि अलग अलग समितियों के कार्यभार अलग अलग होते थे। तो जब तक ये समितियां अपने कार्य रूप में नहीं आती तो संविधान का निर्माण कठिन था। तो इनमें 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी समितियां लगभग 13 के आसपास थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। अब सवाल आ जाएगा कि संविधान निर्माण के समय बड़ी और छोटी समितियों का जब निर्माण किया गया तो इसमें बड़ी समितियां कौन कौन थी। तो इसमें पहला समिति है संघ शक्ति समिति। उस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। उस शुरुआत से ही जब संविधान निर्माण हो रहा था तो प्रांतों के बारे में विचार और उससे जो नियम कानून थे उस समय से ही आप देखेंगे तो सरदार पटेल का नाम चला आता है। और प्रारूप संविधान का प्रारूप कैसा होगा तो इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति और परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। और इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां भी, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के 5 भागों में बांटा गया था। तो इन 5 को देखा जाए, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति जो बनाई गई थी उसके लिए गोपीनाथ बारदोलई थे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों माने असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र था उसके लिए जो एक उप समिति बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर थे। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के उप समिति जो था तो इसके लिए अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचन संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 के अस्तित्व में आ गई थी। तो मतलब कि इस समितियों के माध्यम से, बड़ी समितियों के माध्यम से और छोटी समितियों के माध्यम से जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया की गई तो 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। छठी जो समिति थी वो प्रक्रिया नियम समिति थी। तो प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति जो राज्य समझौता कराने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू थे। छोटी समितियां ही बनाई गई थी, छोटी छोटी समितियां थी जो संविधान के बारीकियों पर ध्यान दे रही थी और उसके लिए कार्य कर रही थी। इसमें पहला समिति है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। वित्त कैसा होगा, उसके लिए कर्मचारी कैसे होंगे, तो इसके भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक माने क्रेडेंशियल समिति थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पटाभी सिद्धारमैया थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। कार्य संचालन, कैसे कार्य का संचालन किया जाएगा, तो इसके लिए भी के.एम. मुंशी से कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। राष्ट्र ध्वज संबंधित आदर्श समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी जी.वी. मावलंकर को बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्श समिति एस. बरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें बनाया गया था। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति थी बी. पटाभी सिद्धारमैया को बनाया गया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों समितियों का
नलिनी रंजन सरकार के अंतर्गत बनाया गया। भाषाई प्रांत आयोग के थे एसके डार का भी नाम आपने पूरा सुना होगा, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विदेश समिति जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन को बनाया गया था इसका अध्यक्ष, और नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे एस भद्राचारी। इसको याद रखिएगा कि इस समय एनआरसी और जो यूसीसी सब बनाए जा रहे हैं, तो इस समय ये नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष को पूछा जा सकता है। तो एस भद्राचारी इसके अध्यक्ष थे, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति क्या थी उसके बारे में लोग जानते हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये आप डेटा जरूर याद रखिए कि डेट 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कि पूरे संविधान का प्रारूप ही कैसा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण था। यह ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भूभाग का हिस्सा बन गया, और नतीजन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य के शासन के अंतर्गत चले आए। मानो बलूचिस्तान पाकिस्तान मिल गया और इसके जनजातीय क्षेत्र थे वो भी कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप समिति को इसीलिए भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि अब यह पाकिस्तान में चला गया था। एक अपडेट कर दूं मैं आपको कि बलूचिस्तान जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान से लगातार अलग होने के लिए फाइट कर रहा है, लड़ रहा है और अपने सोल्जर्स पाकिस्तानी सोल्जर्स के अगेंस्ट में उतार रहा है। उप समिति के सदस्य थे खान अब्दुल गफार खान। जो उप समिति था तो उसके खान अब्दुल गफार खान को बनाया गया। खान अब्दुल समद खान तथा मेहर चंद खन्ना अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वह समिति में सम्मिलित थे, जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहले थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.ए. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, एन. माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया था। और 7वां थे टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जगह प्राप्त की थी। इन्हीं लोग पर नवीन प्रारूप को बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, इन 7 लोगों पर, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। ध्यान रखिएगा कि विभिन्न समितियों के जो विभिन्न प्रस्ताव थे उन पर जब विचार किया गया तो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था वह 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। और लोगों को क्या इस पर शिकायतें थी, आलोचनाएं क्या होती थी, क्या उसके बारे में सुझाव दिया गया के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। आप इस समय देखते हैं कि बीपीएससी अपना एक आंसर की जारी कर देता है, उसके बाद आपको एक समय देता है कि इतने समय में आप पुनर्आंसर पर विचार करके हमको भेजिए। ठीक उसी प्रकार प्रारूप समिति के सभी प्रारूपों पर विचार करने के बाद जो पहला प्रकाशन किया गया 1948 में, और 8 महीना का समय पूरे देश भर को दिया गया, विद्वानों को दिया गया कि आप इसमें जो भी कर सकते हैं, शिकायत कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए। वो करने के बाद जो दूसरा प्रारूप तैयार किया गया उसे 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के 6 माह से भी कम का समय लिया और इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हो चुकी थी। माने 6 महीने के अंतर्गत कुल 141 बैठकें हुई जिनमें विचार विमर्श किए गए थे।
26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिए कितने थे। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और प्रस्तावना थी, तो उसमें प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना संविधान के लागू करने के बाद लागू किया गया और नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, माने भारत के जो नए विधि माने कानून बनाए गए, मंत्री बनाए गए अम्बेडकर थे, ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के जनक रूप में भी पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जनजातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। सवाल क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो बिल्कुल ही चिंता न करें, भीमराव अंबेडकर का ही नाम आप बताएं। तो एक बार पूरा दोहरा दूं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया गया था, तो उसमें प्रस्तावना था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान को जब सब तरह से लागू कर दिया, तो उसके बाद प्रस्तावना को लास्ट में जारी किया गया था। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर 2015 को जो वर्तमान की एनडीए सरकार है या मोदी सरकार है, तो जब इन्होंने सत्ता ग्रहण किया, तो 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं संविधान के प्रवर्तन पर। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम तथा छोटे सिरकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुए संविधानों में ये आर्टिकल्स थे। आप इसे याद कर सकते हैं कि ये स्वतः ही लागू कर दिए गए थे। संविधान के शेष प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को ये सारे आर्टिकल स्वयं लागू हो गए थे और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में माना जाता है और इसे ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है कि भारत पूरी तरह उस दिन अपने गण के अंतर्गत चलाया और संप्रभु बन गया। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्पों के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग इसको मनाते हैं। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ब्रिटिश भारत प्रदत्त थे। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा, जो हमें अभी भी कॉमनवेल्थ से जोड़े रखता है। तो संविधान के प्रवर्तन के साथ इस तरह से इसको लागू किया गया। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास में आप इसके बारे में और विस्तृत जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।